ये बात भी सही है कि यहाँ पूरी तंजीमों ने आवाज़ उठाई और आवाज़ पे विचार किया जाना चाहिए था, लेकिन कुछ तो गलतियाँ रही है, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, लेकिन कुछ खामियां, कुछ गलतियां होती है जिनकी वजह से सरकार हमारी नहीं आई। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने आप पर बहुत सारी जिम्मेदारियां आपको दे रखी है। अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी आपको, आप विधायक भी है। अब झुंझुनू वासियों के दरमियान हम रह रहे हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ज़्यादातर लोगों ने निर्दलीय का दामन थाम लिया है। अब आप कांग्रेस पार्टी के नेता होने के नाते झुंझुनू के मुसलमानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आपने कश्मीर का भी जिक्र कर लिया और झुंझुनू का भी जिक्र कर लिया। आपने मेरा एक वीडियो देखा कि मैं कश्मीर में सेब तोड़ रहा हूँ, देखा आपने? बिल्कुल। तो झुंझुनू से कोरिलेट करो उसको। मैं अब्दुल वाहिद, आप देख रहे हैं दशरथ11। अभी मैं मौजूद हूँ ज़िला चुरू में। यहाँ औकाफ को लेकर आज बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस, जिसमें कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता माने जाते हैं, वक्फ बोर्ड के सदस्य भी कई सारी जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं और जयपुर से अभी भी विधायक है। इससे पहले भी गहलोत सरकार में 2018 से 23 तक विधायक थे। सबसे पहले सर, आपका शेखावाटी वीरू की धरती पर और हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहला सवाल, आज वक्फ बोर्ड को लेकर बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस की गई है। ये केंद्र सरकार बिल लेकर आई है। इस बिल में केंद्र सरकार का ये दावा था कि ये बिल जो है ये खिलाफ नहीं है किसी के भी, या मुस्लिम्स के इनके खिलाफ नहीं है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं वक्फ बोर्ड मेंबर भी हूँ और मैंने अपना रिप्रेजेंटेशन भी वहाँ दिया दिल्ली के अंदर, जेपीसी में जब मीटिंग हुई और मेरी जिद्दोजहद हुई और यहाँ तक बात हो गई कि वो बोले आप ज़्यादा बोलोगे तो हम आपको बाहर निकाल देंगे। इस लेवल तक हमारी तकरार उनसे हुई और कारण ये है कि मैंने ये एग्जांपल दिया कि जब आप जो कानून अमेंडमेंट लेके आ रहे हो वो पर्टिकुलर एक कास्ट के एक बोर्ड के ऊपर क्यों लेके आ रहे हो? कानून जो भी होता है वो देश के तमाम जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, जितनी भी बोर्ड है, जितने भी कॉरपोरेशन है, सब पे लागू होता है। ऐसे नहीं है कि एक पे आप छांट करके लागू कर दो, इसको छोड़ दो उस पे लागू कर दो, उसको छोड़ दो उस पे लागू कर दो, ऐसा नहीं होता है। अगर कोई भी कानून बनता है, हमारे यहाँ जितनी भी ज़मीनें, चाहे वो वक्फ बोर्ड के पास है, चाहे वो मिशनरीज़ की क्रिश्चियन समाज के पास में है, और चाहे वो ज़मीनें मंदिर माफ़ी की ज़मीन है, किसी बड़े मंदिर के पास है, किसी देवस्थान विभाग के पास में है, उन ज़मीनों का उन बोर्डों में आना और उन जगहों में आना, उसकी जो भारत का आज़ादी के बाद पहली बार सेटलमेंट हुआ 1956 में, जो सेटलमेंट लागू हुआ, उसके इस्तेमाल और यूज़र की हैसियत से वो सारी ज़मीनें उनमें आई, चाहे वो मंदिर माफ़ी में आई, चाहे वो किसी धार्मिक संस्थान में आई और चाहे वो वक्फ बोर्ड में आई। जब आप बाकी सब चीज़ों में उसी कानून को मानते हो तो वक्फ बोर्ड में उस कानून के ऊपर नया कानून क्यों लेके आ रहे हो? ये सवालिया निशान है। और अगर वक्फ बोर्ड, किसी कब्रिस्तान की ज़मीन का वक्फ बोर्ड से आप हिसाब मांग रहे हो तो दूसरी जो जगह हैं, दूसरे इदारे हैं, उनसे भी हिसाब मांगो। ऐसा नहीं होता है। जगह समय समय पर आज़ादी से पहले से लेकर के और आज तक जो समाज की ज़रूरतें हैं, चाहे वो राजा महाराजाओं का समय रहा हो और चाहे वो अंग्रेज़ों का समय रहा हो और चाहे आज़ादी के बाद का समय रहा हो, हर समय इस बात का ख्याल रखा गया कि यहाँ ये धार्मिक स्थान था और वो ज़मीनें उन धार्मिक स्थानों के नाम चिन्हित की गई। आज आप हमसे उनसे मालिकाना हक़ का टाइटल पूछ रहे हो। जब मालिकाना हक़ सरकार बनी, कॉन्स्टिट्यूशन बना, ये इदारे उनसे पहले के हैं, उनसे पहले के इदारों में आज आप नया सवाल खड़ा कर रहे हो, तो ये सब बातें गलत हैं और इस कानून को हम किसी भी तरीके से नहीं मानेंगे। सर, अगर ये बिल केंद्र सरकार में पास हो जाता है, यानी सरकार इसको पास कर लेती है, तो फिर आगे के आपके क्या इक़दाम रहेंगे? देखिए, पहले तो हम इस बात पे हैं कि हम पास इसका एजिटेशन करेंगे, इसका विरोध करेंगे और बीजेपी की सरकार पूरी मेजॉरिटी में नहीं है। वो उनको भी कुछ पॉलिटिकल पार्टियों का समर्थन है, हम उन पर भी प्रेशर बनाएंगे। कांग्रेस पार्टी भी अपना बात रख रही है और हमारे नेता भी सब अपनी बातें रख रहे हैं। मैंने खुद जाकर के अपना रिप्रेजेंटेशन दिया है। सबसे पहली बात तो हम इस बात पे मजबूती से खड़े हैं कि ये बिल लागू नहीं होना चाहिए और हम उम्मीद कर रहे हैं कि
चंद्रबाबू नायडू जो इनके एक समर्थक हैं, एक घटक हैं जिनकी वजह से सरकार चल रही है, नीतीश कुमार जी हैं, उन पे भी दबाव डालेंगे, उनके पॉलिटिकल लीडर्स पे भी दबाव डालेंगे कि ये लागू नहीं होना चाहिए। और फिर भी ये लागू करेंगे तो हम सबको इसके विरोध के लिए तैयार रहना चाहिए। और हम बहुत सी गज़लें आपने सुनी होगी, बहुत से शेर व शायरी आपने सुने होंगे, और ऐसे ऐसे शेर और ऐसी ऐसी गज़लें लोग लिख गए कि उन एक एक गज़लों पे लोगों की तख्ते बदल गए हैं, ताज बदल गए हैं। तो ये अगर ऐसा राग छेड़ेंगे तो वो दिन दूर नहीं है जब आवाम सड़कों पे होगी और अपने हक के लिए आवाज़ उठाएगी। सर, आप कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता माने जाते हैं और अभी विधायक भी है, आपसे कई सारी बातें करनी है। अभी अगर राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में 7 विधानसभाओं पर उपचुनाव होने हैं, जिनमें से विधानसभा क्षेत्र झुंझुनू भी शामिल है। झुंझुनू की अगर बात की जाए तो झुंझुनू जो विधानसभा है ये कांग्रेस के लिए सेफ सीट मानी जाती है। इससे पहले ओला परिवार हमेशा से यहाँ रहा है। इस बार अगर झुंझुनू की बात की जाए तो माइनॉरिटी में कांग्रेस के प्रति एक नाराज़गी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह लोगों ने ये बताई है कि हमने टिकट की मांग की थी एमडी चौबदार साहब ने, फिर उन्होंने ये भी कहा कि अगर मुझसे अगर ओला परिवार को या पार्टी में किसी को भी कोई आपत्ति है तो वो यहाँ पर 30 बिरादरियाँ रहती हैं, उनमें से किसी पर भी विश्वास जता सकती है, तो वो टिकट नहीं दी। इस वजह से लोगों में इस एक तरीके से पहली मर्तबा ऑन कैमरा कांग्रेस के प्रति नाराज़गी देखने को मिल रही है। रफ़ीक साहब विधायक को क्या लगता है, इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा? आपने बिरादरी का जिक्र किया जी, और मैं यहाँ भी एक शेर पढ़ना चाहता था, तंजीमों में मत बांटो, जी, एक ही सफ़ में खड़े हो गए सब महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। जब हम एक जाजम पे और एक सफ़ में खड़े हो गए तो हमारे अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। और जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का देने का सवाल है, एमडी चौबदार साहब यहाँ से स्टेट मिनिस्टर की पोजीशन होल्ड करते हैं। जी, मेरे ख्याल से कांग्रेस पार्टी नहीं बनाया उन्होंने। मैं खुद अपोजिशन में आने के बाद में विपक्ष में हम बैठे और 70 आदमियों का हाउस हमारा बना। उस 70 आदमी में 2 पद होते हैं। पार्टी 2 और 3 पदों पे नवाजती है। एक लीडर ऑफ अपोजिशन होता है जो सदन का नेता होता है कांग्रेस पार्टी का, एक मुख्य सचेतक होता है और एक डिप्टी लीडर होता है। तो मुख्य सचेतक भी माइनॉरिटी के आदमी को बनाया, मेरे को नहीं बना रहे थे मुख्य सचेतक। मुख्य सचेतक बनना था जुबैर भाई को, सीनियरिटी में भी थे, लेकिन चूंकि अलवर से टीकाराम जूली जी थे, उनको पार्टी का नेता बना दिया, उनको लीडर ऑफ पोजीशन बना दिया, एलओपी की पोजीशन उनको मिल गई। तो फिर उसी ज़िले से दूसरी पोजीशन अलवर ज़िले से नहीं मिल सकती थी, तो दूसरे आदमी को बना दिया। लेकिन ये तय किया था कि भाई एक पोजीशन इनमें से माइनॉरिटी को देंगे, और वो माइनॉरिटी को दी। हर लोकसभा का अलग अलग इक्वेशन होता है। जयपुर के राजस्थान के अंदर 2 लोकसभाएं ऐसी है जिनमें हम 2-2 सीट माइनॉरिटी को देते हैं, और बहुत सी जगह हम 1-1 सीट माइनॉरिटी को देते हैं। झुंझुनू में 1 सीट माइनॉरिटी को फतेहपुर दी हुई है। और ये बात भी सही है कि यहाँ पूरी तंजीमों ने आवाज़ उठाई, और आवाज़ पे विचार किया जाना चाहिए था। लेकिन सच्चाई ये है कि जब लोकसभा इलेक्शन हुआ तो ब्रजेंद्र जी लोकसभा इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन पार्टी के प्रेशर की वजह से और पार्टी की लीडरशिप की वजह से उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया कि भाई वो ये चुनाव लोकसभा का लड़ेंगे, और उसी के अकॉर्डिंग निर्णय लिए। कई बार निर्णय के अंदर बहुत सारी बातें देखी जाती है, और अगर पार्टी टिकटें नहीं देती तो मेरे जैसा आदमी भी एमएलए नहीं बनता। मैं जयपुर शहर में हमें 2 सीटें मिलती है, जैसे झुंझुनू में 1 सीट मिलती है, चूरू में 1 सीट मिलती है, कोटा में 1 सीट मिलती है, जोधपुर मुख्यमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ 2 सीट मिल रही है। 2 जिलों को मिलाकर के जिले डिवाइड हो रहे हैं। तो बहुत से ज़िले ऐसे हैं जिनमें 1-1 सीटें मिल रही है, लेकिन लोकसभा के अंदर हम 2-2 कैंडिडेट सिर्फ जयपुर, जोधपुर और अलवर में लड़ाते हैं। बाकी जगह लेकिन सर लोगों का ये आरोप है कि कांग्रेस गिने चुने मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देती है और ऐसी जगह देती है जहां उनकी मजबूरी होती है, जहां पर अक्सरियत माइनॉरिटीज़ की होती है, इस वजह से मजबूरी में देनी पड़ती है। इसमें कितनी सच्चाई है सर? देखिए, ऐसा है कि सब बात के अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं, और हर कंस्टिट्यूंसी का अपना एक रूप होता है, अपना पूरा रंग ढंग होता है, और उसी के हिसाब से टिकटें दी जाती है। टिकटें
AICC और PCC और DCC के लेवल पे सर्वे होते हैं, उन सर्वे के आधार पर टिकटें दी जाती है। और टिकटों का काम, सारी टिकटें अगर सही दे देते और सारा ही काम सही हो जाता तो हम 200 की 200 सीटें नहीं जीत जाते। इंसान फरिश्ता नहीं बन जाता। गलतियां होती है इंसान से, हर आदमी से गलती होती है। हम जब टिकट देते हैं तो ये मान के देते हैं कि ये आदमी जीतेगा, लेकिन हालात बदलते हैं। कॉन्स्टिट्यूंसी में भी हालात बदलते हैं, क्षेत्र में हालात बदलते हैं, इंसानों के विचार भी बदलते हैं। अगर सारे फैसले पार्टी को ऐसे डिसीजन यूँ हवा में दिख जाए तो पार्टी सारे आदमी ऐसे नहीं खड़े करते जो जीतने वाले। सर, लोगों का ये आरोप है कि पिछली गहलोत सरकार ने 2 अच्छे काम की, अच्छी योजनाएं दी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी में जो डिसीजन है वो एक तरीके से सही नहीं होता है। अगर टिकट वितरण सही होता तो 2023 में वापस कांग्रेस की सरकार होती, गहलोत साहब का वापस परचम ले रहा होता राजस्थान में। कुछ तो गलतियां रही है, कुछ तो गलतियां रही है, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, लेकिन कुछ खामियां, कुछ गलतियां होती है जिनकी वजह से सरकार हमारी नहीं आई, लेकिन हमने काम किया और इस तरीके से किया कि अगर पूरे हिंदुस्तान की सभी स्टेट के अंदर अगर आप कंपैरिजन करोगे तो काम के मामले में राजस्थान में काम सबसे ज़्यादा हुआ। खाली किसी बात को लेकर अपन एक इशू को लेकर क्रिटिसिज्म कर लें, ऐसा भी नहीं है। कांग्रेस पार्टी के अंदर 36 कौम की पार्टी है और हर इक्वेशन से, हर जाति धर्म को देख करके टिकटें भी दी जाती है और चुनाव भी लड़ाए जाते हैं। ये सोच के लड़ाए जाते हैं कि भाई यहाँ हम सरकार बनाएंगे। राजस्थान में प्रेसिडेंस रहा है कि एक बार बीजेपी आती है, एक बार कांग्रेस आती है, लोग बाग मन बदल लेते हैं। आज आप चुनाव करा लो पूरे राजस्थान के अंदर, बीजेपी की 50 सीट नहीं आएगी। उपचुनाव में दूसरे समीकरण है। उपचुनाव में समीकरण ये बन जाता है कि लोग बाग ये देखते हैं कि ये सरकार है, सरकार के फेवर में वोट हो जाए, सरकार के साथ में वोट हो जाए, तो बहुत सारे समीकरणों से टिकटें दी जाती है। लेकिन हम पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। जिसको भी टिकट पार्टी देती है हम डिसिप्लिन से उसकी पैरवी करते हैं। जिताना, वोट देना, ये सब जनता का काम है। हमारा काम डिसीजन जहां पार्टी ने ले लिया उसको कैसे एग्जीक्यूट करें और कैसे हमारे पार्टी के कैंडिडेट के साथ में हम खड़े हों और उसको ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जिता के असेंबली भेजें, अपनी पार्टी का परचम वहाँ विधानसभा में लहराएं। सर, कांग्रेस पार्टी ने आप पर बहुत सारी जिम्मेदारियां आपको दे रखी है। अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी आपको, आप विधायक भी है। अब झुंझुनू में, झुंझुनू वासियों के दरमियान हम रह रहे हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ज़्यादातर लोगों ने निर्दलीय का दामन थाम लिया है। अब आप कांग्रेस पार्टी के नेता होने के नाते झुंझुनू के मुसलमानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आपने कश्मीर का भी जिक्र कर लिया और झुंझुनू का भी जिक्र कर लिया। आपने मेरा एक वीडियो देखा कि मैं कश्मीर में सेब तोड़ रहा हूँ, देखा आपने? बिल्कुल। तो झुंझुनू से कोरिलेट करो, उसको झुंझुनू से कोरिलेट करो और झुंझुनू में बैठेंगे, जनता के बीच सुनेंगे, लोगों की बात सुनेंगे, लोगों को कन्विंस करेंगे, लोगों को समझाएंगे कि कांग्रेस के विरोध में जाने से कोई फ़ायदा नहीं। एक लीडर को आपने अभी 5 साल के लिए मेंबर पार्लियामेंट बनाया है और 5 साल 5 महीने में हम उसके अगेंस्ट हो जाएं और उसका हम कोई फ़ायदा नहीं ले पाए। 5 साल के लिए जिस आदमी को हमने मैंडेट दे दिया, अब हमारी कोशिश ये है कि उस आदमी को जो टिकट हमने दे दी, उससे हम जो ज़्यादा से ज़्यादा हमारा काम होना चाहिए आम जनता का, वो हम कराएं, लोगों के मन में विश्वास जगाएं। क्या होता है कि जब लंबे समय से कोई आदमी होता है तो उससे एक्सपेक्टेशन भी बढ़ जाती है, उम्मीदें भी बढ़ती है, और जब उम्मीद पूरी नहीं होती तो आदमी की नाराज़गी बढ़ती है। तो कुछ मजबूरियां हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनका हम सॉल्यूशन करेंगे और कोशिश करेंगे कि कांग्रेस का कैंडिडेट झुंझुनू से जीते। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आज हमारे साथ मौजूद है जयपुर से विधायक रफ़ीक खान साहब, जो कांग्रेस पार्टी के एक तरीके से बहुत बड़े नेता और कद्दावर नेता माने जाते हैं। और यहाँ पर औकाफ को लेकर बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस की जा रही है आज चूरू में, जहाँ पर सर से मुलाकात हुई है, कई सारी बातों पर चर्चा हुई है। वक्फ बोर्ड को लेकर अगर बात की जाए तो विधायक जी का ये कहना है कि हमारा पर्सनली मामला है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसमें दखल अंदाजी नहीं देनी चाहिए। अगर आगे के जो भी इक़दाम रहेंगे हम एकदम ठोस तरीके से कानून के दायरे में रहते हुए इस पर प्रोटेस्ट अगर हमें करना पड़े तो हम करेंगे। झुंझुनू वासियों को विधायक जी का ये मैसेज है कि पार्टी का जो डिसीजन होता है टिकट का सर्वे के मुताबिक होता है, कई सारी चीज़ें उनको देख के डिसीजन और फैसला लिया जाता है। इसलिए तमाम माइनॉरिटीज़ के मुसलमानों को ये मैसेज है कि कांग्रेस पार्टी के साथ वफादारी से खड़े रहना चाहिए, जैसे पिछले चुनाव में खड़े रहे।